तो फाइनली आप सबका वेट ख़त्म हो गया है। आरजेएस आ गई, 222 सीट है आपकी। ठीक है, तो कौन कौन दे रहा है और आप लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? वेटिंग फॉर पाकिस्तान जुडिशियल सर्विसेज। ओके, सो लास्ट ईयर स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं। कीप इन माइंड कि आप सब लोग भी दे सकते हैं। लाइक लास्ट ईयर स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं और जो पास आउट हैं वो भी एलिजिबल हैं। ओके, सो बेसिकली आज हम लोग थोड़ा सा टाइम डेडिकेट कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द क्लास कि हम आरजेएस को कैसे टारगेट कर सकते हैं। सो वील डिस्कस द पैटर्न ऑफ द एग्जाम, द सोर्सेज यू हैव टू रेफर, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है। 16 जून को आपका पेपर है, 2 महीने आपके पास रहता है। तो सोर्सेज हमारे क्या होंगे, इसके अलावा क्या रूटीन आप फॉलो कर सकते हो। पैटर्न बेसिकली राजस्थान का ये बहुत सिंपल है, नथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड। 100 मार्क्स का आपका सीधा साधा पेपर आता है, एक शिफ्ट में पेपर होना है। 100 में से 70 नंबर इन्होंने डेडिकेट कर दिए लॉ को, और उसमें 30 नंबर आपके डेडिकेटेड हैं किसको? लैंग्वेज के पेपर को। क्यों ऐसा किया है कि लैंग्वेज के पेपर को एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेबल मतलब काफ़ी इन्होंने पोर्शन डेडिकेट किया है? क्योंकि बीइंग अ जुडिशियल ऑफिसर ऑब्वियसली अगर आप अपनी बात कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपका अपनी लैंग्वेज के ऊपर कमांड नहीं है, क्या सेंटेंस कहाँ पे यूज़ करना है, किस फॉर्मेट में आपको चीज़ें लिखनी है, तो फिर कोई पॉइंट नहीं बनता है, राइट? कोई पॉइंट नहीं बनेगा। इसलिए आपकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड है, इसीलिए इन्होंने ग्रामर के पोर्शन को रखा है। ग्रामर के ऊपर जिसका अच्छा कमांड है, 1 सेकेंड, अगर ग्रामर के ऊपर आपका अच्छा कमांड है सो आप अपनी डिलीवरी अच्छे से कर पाएंगे। ओके, तो ग्रामर में आपका हिंदी को भी वेटेज दिया है बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर हिंदी स्पीकिंग पीपल, एंड देन आपका इंग्लिश को, इंग्लिश आपकी फ्लुएंट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर के एरर्स नहीं होने चाहिए। ओके, फिर अगर आप यहाँ आते हैं कोर मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, मतलब अगर आप लॉ की बात करते हैं तो हम 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होंगे आपके कोर मेजर लॉज, मेजर सब्जेक्ट्स हैं। दूसरे आपके क्या होंगे, जो माइनर लॉज होते हैं वो होंगे। माइनर लॉज में आपका क्या हो गया, जैसे स्पेशल लॉज हैं, लोकल लॉज हैं, ये सारी चीज़ें आपकी माइनर में आ जाती हैं, जो आप बेसिकली ये सारी चीज़ें आपकी माइनर में आ जाती हैं। ओके, सो अगर हम कमिंग टू द मेजर लॉ पोर्शंस, मेजर लॉ पोर्शंस में क्या क्या सब्जेक्ट्स आ गए आपके? फॉर एग्जांपल आपका टीपीए हो गया, सीपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, इंडियन एविडेंस एक्ट, एसआरए, लिमिटेशन एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, सीआरपीसी हो गया, आईपीसी हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट हो गए। ये सारी चीज़ें आपकी मेजर का पोर्शन हो गया। तो अगर हम सीपीसी की बात करें तो 6 से 7 क्वेश्चंस हो गए, टीपीए की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चंस हो गए, सीआरपीसी में आपके 6 से 7 क्वेश्चन हो गए, इंडियन एविडेंस एक्ट में 6 से 7 क्वेश्चंस, एसआरए में 4 मैक्सिमम, लिमिटेशन एक्ट में 3 मान लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन में आपके 5 से 6 क्वेश्चंस आ गए, कॉन्ट्रैक्ट में आपके 4 से 5 क्वेश्चंस आ गए, आईपीसी में 6 से 7 और एनआई में आपके 1 से 2 क्वेश्चंस। इतने आपका कवरेज होगा। मोटा मोटा मैं बता रही हूँ, ऑब्वियसली अगर मुझे पूरा नॉलेज नहीं है, पूरा इतना मुझे आकाशवाणी हो रही होती तो मैं आज यहाँ बैठ के आपको पढ़ा नहीं रही होती। तो ये एक हम आइडिया ले सकते हैं प्रीवियस ईयर्स पेपर्स की एनालिसिस करके कि कितना ये वेटेज दे रहे हैं, किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज दे रहे हैं। माइनर की वही अगर हम बात करें, माइनर लॉज में एक लॉ इन्होंने रखा है जो रेंट एक्ट है, ये इनका लोकल लॉज में इन्होंने एक रखा है, और क्योंकि इन्होंने लोकल लॉज में एक ही रखा है तो इससे चांसेस क्या है कि ज़्यादा है, इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप 4 से 5 क्वेश्चंस लेके चल सकते हैं कि आराम से ये रेंट एक्ट में बनाएंगे। उसके आगे आगे आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, इससे आप मान लीजिए एक मैक्सिमम एक क्वेश्चन आएगा, 2 भी आ सकता है। फिर आपका हो गया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जेजे एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस एक्ट, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, ओके। तो ये सारे आपके माइनर में आपके ये सारे
पोर्शन होंगे जो आपको कवर करने हैं, इनसे मैक्सिमम आप 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन, यही सारी चीज़ें आप लेके चलेंगे। जेजे एक्ट हो गया आपका एंड पॉस्को हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, अभी रिसेंट जो हमने देखा है पैटर्न, अब सारे ही स्टेट्स इन सारी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, मैंडेटरी कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द नागपुर जजमेंट जो आपने पढ़ा होगा, वेयर द जजमेंट वाज लाइक कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट इज नेसेसरी फॉर एनी ऑफेंस अंडर पॉस्को। सो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो जुडिशरी के एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं, उन्होंने ये चीज़ ध्यान रखी उन अथॉरिटीज़ ने कि ऑब्वियसली अगर आप जस्टिस दे नहीं पा रहे हैं, बच्चों को आप लॉ नहीं समझ पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप लैक कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं बनता है। ओके, तो पॉस्को को इंक्लूड किया गया है, जेजे एक्ट है, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। तो रीसेंट जो पैटर्न्स हैं उसमें अगर आप देखें तो इनका जो टिल्ट है वो बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है इन सारे चीज़ों को लेके, इन सारे लॉस को लेके। फिर आप ये इन सारे में 1 से 2 क्वेश्चंस बनेंगे आपके, पॉस्को में हो सकता है थोड़े ज़्यादा बने, 3 से 4 भी बन सकते हैं, लेकिन पढ़ना तो उतना ही पड़ेगा, रटनी तो चाहे सारी चीज़ें उतनी ही बन जाएंगी। क्योंकि अगर ये रहता है ना कि अगर आपने मान लीजिए सीआरपीसी पढ़ा तो 7 क्वेश्चन आपने जितना भी पढ़ा, 7 क्वेश्चन अगर 8 क्वेश्चन फंस रहे हैं आपके तो वो वर्थ इट हो गया। मतलब वो सब्जेक्ट में अगर आपने 5 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लिए तो आपका पढ़ना वर्थ इट हो गया। लेकिन अगर जेजे एक्ट मान लीजिए आपने पूरा लग के पढ़ा लेकिन एक ही क्वेश्चन आया और वो एक क्वेश्चन आपका नहीं फंसा तो पूरा जेजे एक्ट पढ़ना क्या हो गया, बेकार हो गया, राइट। तो इन सारे जो माइनर लॉज हैं इनके लिए हम डेडिकेटेड क्रैश कोर्स करवा रहे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्या चीज़ें कंप्लीट कर ली है, मेजर पोर्शन कंप्लीट कर लिया है मेजर लॉज के, तो लेकिन माइनर लॉज के लिए हम और ये सारे सब्जेक्ट्स को जिनके जो कंप्लीट नहीं हुए, फॉर एग्जांपल तुम्हारा अभी सीबीसी रह गया था, कंप्लीट नहीं हो पाया ड्यू टू सम रीजन, तो एक क्रैश कोर्स डेडिकेटेड हम लोग करेंगे फॉर आरजेएस। तो उस क्रैश कोर्स में हम लोग उस हिसाब से कवर करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो आरजेएस का। ओके, अब ये नहीं रहेगा हमारा कि हमने पूरा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो सीपीसी, सीआरपीसी, इन सब सब्जेक्ट्स को इंडिविजुअली आपको कायदे से 3 से 4 महीने देना चाहिए। अब कोई कैप्सूल नहीं आपको पकड़ा सकता है कि एक दिन में पूरा सीआरपीसी खत्म, तो ये कोई मतलब नहीं है ऐसे पढ़ाई करने का, राइट। आपको अगर कोई चीज़ समझनी है, आपको लॉ से अगर किसी चीज़ को कनेक्ट करना है तो डेफिनेटली आपको क्या करना चाहिए, उसको टाइम देना चाहिए। ओके, तो सीआरपीसी को तो आपको 3 से 4 महीने देने ही पड़ते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ कोर्स करेंगे कि जब तक मेंस हो तब तक तो आपका प्रॉपर्ली कवर हो जाएगा। लेकिन ये जो सब्जेक्ट्स हैं आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे जल्दी खत्म कर सकते हैं उसके लिए क्रैश कोर्स आपका रहेगा, और वो आप लोग अगर बीइंग अ रेगुलर स्टूडेंट ऑल्सो आपको उसमें क्लास वो अटेंड करनी है। टाइम मैनेजमेंट इज योर प्रॉब्लम, आपको कैसे मैनेज करना है इट्स योर प्रॉब्लम, ये चीज़ रहेगी। इसके अलावा ये आपका सिलेबस रहेगा कितना पैटर्न है। रही बात लैंग्वेज की, लैंग्वेज के लिए हमारे टेस्ट सीरीज में डेडिकेटेड आपके 200 से 300 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो आरजेएस के लिए हमारी होगी, वो सबको अटेम्प्ट करनी है, तो 200 से 300 क्वेश्चन आपको ग्रामर के मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई चैप्टर या कोई चीज़ें आप स्पेसिफिकली नहीं कवर कर पा रहे हो इन केस, तो फिर वो उसके लिए आप बुक्स में अगर आपको बताऊंगी, हिंदी के लिए आपकी व्याकरण पल्लव आती है वो अच्छी है, इंग्लिश के लिए रेन एंड मार्टिन अच्छी है, वो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है कि आप इतना समय नहीं है कि इतनी मोटी मोटी किताबें आप लेके आप बस लैंग्वेज के पेपर के लिए बढ़ जाओ। तो बेटर ऑप्शन है कि जो आपके टेस्ट सीरीज है उनके क्वेश्चंस आप लगाइए और एक पतली सी कोई नोटबुक ले लीजिएगा, उसमें सारी चीज़ें आप लिखते रहो, है ना। कि ये जो है हिंदी के लिए ये सारी चीज़ें आपके पास्ट ईयर्स में, प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चंस आते थे और ये हमारे टेस्ट सीरीज में ये जो क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके पास एक कंक्रीट 300-400 क्वेश्चंस हो जाएंगे। उन्हीं को अगर आप बार बार अटेम्प्ट करते जाओगे तो यू विल नो द आंसर कि इसको कैसे क्लियर करना है, ये सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। कमिंग टू द सोर्सेस कि आप रेफर क्या करेंगे। अगर हम सोर्सेस की बात करते हैं तो क्लास नोट्स पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि अगर हम लोग एक स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर करें चीज़ों के लिए, ये क्यों होता है, सारे कॉन्सेप्ट्स अगर हम समझने बैठ गए तो कोई मतलब नहीं है। 60 दिन बचे हैं, उसमें आप कोई स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं। क्लास नोट्स रेफर करनी है। अगर आपका वो सब्जेक्ट पर्टिकुलर कंप्लीट नहीं हुआ है तो
अपने आपस में किसी भी फ्रेंड से जिसका वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया उससे नोटबुक ले लीजिए, फोटो कॉपी करा के समझ लीजिए, क्योंकि अब ये हो गया कि अब 1 से 2 सब्जेक्ट्स जिसके भी कंप्लीट हो गए तो उसे पैटर्न समझ में आ गया है कि हम कैसे बेसिकली डिस्कस करते हैं, मतलब कैसे हम आगे बढ़ते हैं चीज़ों को लेके। तो हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, सारी मटेरियल्स को रेफर करते हैं और फिर वो सारी चीज़ें हम लिख लेते हैं। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती हम एक एक लाइन में लिख लेते हैं, और जो जिन चीज़ों पे बहुत समय देना होता है तो हम उस पर फिर मॉडल आंसर्स भी लिख रहे हैं, सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, जजमेंट राइटिंग भी कर रहे हैं। तो एक एक टॉपिक को हमने एक एक हफ्ता भी दिया है और कई बार एक ही क्लास में हमने जो इररिलेवेंट चीज़ें हैं वो हमने ऐसे ही उड़ा दी हैं, वो चीज़ें हमने बस नॉर्मली उसका एक लॉ समझा और वो चीज़ें हमने ख़त्म कर ली। ठीक, फिर क्लास नोट्स आपकी रहेंगी। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर्स की कोई भी बुक आप रेफर कर सकते हो, एनी बुक, देयर आर मेनी बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट, क्योंकि सारी ही बुक्स जो है वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपको बता रही हैं, तो सारी ही बुक्स एक तरीके से क्या हुई, सेम ही हुई। तो प्रीवियस ईयर्स की कोई भी बुक ले लीजिए, लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है, जो बुक सेलर है उससे ये पूछना है कि भैया जिसमें सबसे कम गलतियां हैं वो वाली बुक दीजिएगा, है ना। तो प्रीवियस ईयर्स में जो भी सबसे कम गलतियों वाली किताब है वो आपको रेफर करनी है, क्योंकि किताब में सारे सेम ही क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा जो हमारा टेस्ट सीरीज है वो सबको अटेंड करनी है, ठीक है। सो जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम, विल बी अवेलेबल टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो टेस्ट सीरीज जो आरजेएस पे डेडिकेटेड है, इस पे आपको ध्यान रखना है, बिकॉज वी हैव केप्ट इन माइंड द पैटर्न, जो पैटर्न फॉलो करता है। देखिए हर स्टेट अपना एक पैटर्न फॉलो करता है, वो उस पैटर्न से हट के कभी कोई बात नहीं करेगा। ओके, जैसे आपका डीजेस है तो दे यूजुअली उनका पैटर्न क्या है कि एक लंबे लंबे पैराग्राफ में हम क्वेश्चंस देंगे। अब अगर कोई डीजेस का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस इससे नहीं लगा है तो ही बी लाइक कि ये क्या ही है, ये क्या हो क्या रहा है, राइट। क्यों इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स होंगे, पेपर पूरा पढ़ने में ही आपके समय पूरा खत्म हो जाता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन नहीं लगाए हैं, माइंड की एक्सरसाइज उस हिसाब से नहीं हुई है, तो आप पहले अटेम्प्ट में वो चीज़ें नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए प्रीवियस ईयर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। टेस्ट सीरीज आपकी जो डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, है ना। कि अगर आरजेएस के लिए हम टेस्ट सीरीज बना रहे हैं तो हम किस चीज़ को ध्यान में रख के बना रहे हैं कि आरजेएस कैसा पैटर्न फॉलो करता है। अगर हम यूपी को डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज बना रहे हैं तो हम ये ध्यान रखेंगे कि मैच द फॉलोइंग्स बहुत पूछे जाते हैं यूपी में, है ना। तो यूपी में जो मैच द फॉलोइंग्स आपके इतने ज़्यादा पूछे जाते हैं तो हम उस हिसाब से आपकी टेस्ट सीरीज बनाएंगे। इसीलिए आपका टेस्ट सीरीज जो होती है डेडिकेटेड, वो अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन इससे फंसें, लेकिन एटलीस्ट यू आर फेमिलियर विद द पैटर्न, है ना। प्रीवियस ईयर्स और टेस्ट सीरीज को मिला के आपका पेपर कितना 30 to 40% आपने पेपर जो है वो लीक कर लिया है अपनी मेहनत से, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके, इतने क्वेश्चंस तो आपके फंसेंगे ही फंसेंगे। इसके अलावा फिर आपको किस पे ध्यान देना है, इंडेक्स पे, बेयर एक्ट की इंडेक्स पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की बात होती है तो आरजेएस का जो पैटर्न है वो फॉलो करता है कि अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की हम बात करते हैं तो वो आपकी मेंस में टेस्ट हो जाएगी। जो एक और बात आपको ध्यान में रखनी, वो ये बात रखनी कि इंडेक्स, आप बेयर एक्ट का इंडेक्स कतई इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। बेयर एक्ट का इंडेक्स जो है वो आप कतई इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आरजेएस का जो पैटर्न है वो ये है कि हमें ये देखना है कि एक दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि आप खूब रट ले चीज़ें, एक दिन में आपने सारी चीज़ें रट ली कि ये सेक्शन इसका है, ये सेक्शन ये है। और दूसरा तरीका क्या होता है कि एक चीज़ आपने इतनी बार पढ़ चुकी है, इतनी ज़्यादा मेहनत कर चुकी है कि अब वो ऑर्गेनिकली आपका आंसर निकल रहा है। माइनर का अगर केस है तो आपको पता है कि MORDVP का केस है ना। अब आप सबको ऑर्गेनिकली पता है क्योंकि हमने इतनी बार वो चीज़ें पढ़ ली, इतनी बार आपने सुन ली, तो आपको बैठ के रटना नहीं है कि माइनर और MORDVP, ऐसे आपको नहीं करना है, राइट, क्योंकि हमने इतनी बार डिस्कस कर लिया है। अब वही चीज़ आती है इंडेक्स में। जब आप कोई चीज़, अब आप कुछ लोग को लगता है कि यार ये तो रटने वाला है, ये तो सारी चीज़ें रटने वाली नहीं, जिसने कोई चीज़ बहुत बार पढ़ी होगी उसको ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिकली वो चीज़ें याद हो जाएंगी। तो इंडेक्स जो है वो आपका इंडेक्स आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इंडेक्स के लिए मैं आप लोग को हमेशा बताती हूँ कि आप इंडेक्स हर बेयर एक्ट में, अभी जो आपने सिलेबस देखा कि इतने सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो आ रहे हैं, उसके फर्स्ट और सेकंड पेज अगर आप फोटो कॉपी करा लोगे तो आपके पास अपनी एक बुकलेट बन गई। यू हैव योर ओन बुकलेट कि आप उस हिसाब से सारी चीज़ें फिर रटते रहिए, सारी चीज़ें जो भी सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए प्रीवियस ईयर्स में आए हैं तो वहाँ पे आप स्टार बनाते रहिए
कि ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है, स्टार बनाते जाइए। तो उससे आपको आइडिया रहेगा कि जब आपको मान लीजिए एग्जाम के 15 मिनट पहले रिवाइज करना है तो आपको पता है कि ये चीज़ें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इंडेक्स और बेयर एक्ट आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा केसेस पे भी बहुत ज़्यादा फोकस रहता है इन लोगों का। केसेस में आपकी लैंडमार्क केसेस होते हैं जो बहुत पहले डिसाइड हो चुके हैं, लेकिन उनकी डिसाइडिंग इतनी ज़्यादा अच्छी होती है और कोई पहला इंटरप्रिटेशन इतना ब्यूटीफुल होता है, इस वजह से हम उसे कहते हैं कि वो एक लैंडमार्क जजमेंट है। दूसरा आपके आते हैं रीसेंट केसेस, रीसेंट केस लॉस, जो हम अभी क्लास में डिस्कस करते रहते हैं। बहुत सारी जगह बहुत सारे जजमेंट्स डेली आ रहे हैं। अब आप इस पॉइंट पे तो नहीं हो कि इतना समय आपके पास नहीं है कि आप रोज सारे जजमेंट्स पढ़ रहे हैं, जितने भी हाई कोर्ट्स के आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आ रहे हैं। तो रीसेंट केस लॉज में जो हम आपको बुकलेट प्रोवाइड होती है, उससे आपको पूरा सारी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ेंगी, या क्लास में भी हम डिस्कस करते हैं कि एट द एंड ऑफ एवरी सब्जेक्ट हम फिर रीसेंट केसेस को पढ़ते हैं कि रीसेंट केसेस में अब क्या अपडेट किया है, कहाँ पे चीज़ों को दोबारा रेफर किया गया है। तो वो सारी चीज़ें आपकी जो क्लास में है उसमें भी कवर हो जाती है, एंड इसके बाद जो आपकी लॉ की मैगजीन है उसमें भी ये सारी चीज़ें कवर होंगी, सारे रीसेंट केसेस जो आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है? 2022 के रीसेंट जजमेंट, 23 के रीसेंट जजमेंट और 24 में जो आपकी 16 जून तो नहीं, लेकिन हाँ 1 जून तक हम कह सकते हैं कि 1 जून तक जो भी आपके रीसेंट जजमेंट आ चुके होंगे 2024 में, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो 2022 के जून से भी आप ले सकते हो या पूरा भी ले सकते हो। तो अगर आपके पास होंगे तो ये 2.5 साल के केसेस जो आपके इम्पोर्टेंट हैं, आपके पास जो अवेलेबल है उसमें आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एंड दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो आप तुक्के मार सकते हैं, इसका मतलब ये है कि पेपर में कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। अब हम बात करते हैं हमारे रूटीन की। तो अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो 21 से लेकर 40 तक के लोग जो हैं वो एलिजिबल होंगे। अब इस एज के लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी पर्सनल लाइफ भी एकदम पीक पे चल रही होती है। तो मैं एक स्ट्रिक्ट रूटीन आपको नहीं देने वाली हूँ कि आपको इसी हिसाब से पढ़ना है, इसी बजे उठो, अगर इफ यू हैव बेबीज देन लीव देम क्राइंग, ऐसा कुछ नहीं है। मैनेज योर पर्सनल लाइफ, लेकिन ये आपकी जो अपनी स्ट्रैटेजी होगी, ये एवरी स्टूडेंट विल मेक देयर ओन स्ट्रैटेजी, एंड उस हिसाब से आपको मुझे वो चीज़ दिखानी कि आपका प्लान क्या है। तो दोज ऑफ यू हु आर अटेम्प्टिंग द एग्जाम, उसे अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो मेरे पास लेके आनी है, उसे मुझे दिखाना पड़ेगा कि उसने किस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाई है। अब पेपर तो आपका 60 दिन बाद है, स्ट्रैटेजी लेकिन आपकी कितने की होगी? 45 डेज की होगी। लास्ट 15 डेज आर ओनली फॉर योर रिविजन। आपको सिर्फ रिविजन करना है और जितने भी आपको पेपर्स मिलेंगे वो सारे आपको सॉल्व करने हैं। लास्ट के 15 दिन मुझे ये नहीं चाहिए कि मैम मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा, मुझे इसका आइडिया नहीं है, उसका आइडिया नहीं है। नो एक्सक्यूजेस विल बी अलाउड। तो 45 डेज में आप अपनी पर्सनल लाइफ को और इस एग्जाम के पूरे सिलेबस को आप कैसे कवर करोगे, इट इज योर ड्यूटी कि आप मुझे वो पेपर दिखाओ। ओके, तो लास्ट के 15 दिन जो होंगे वो यहाँ पे हम लोग पूरा डेडिकेटेड तरीके से करेंगे। सारी जो आपके एक काइंड ऑफ अ रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे कि इस पेपर में अगर इस सब्जेक्ट में ही आपके मार्क्स कम हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी जो है वो आपकी ड्यूटी है कि एवरी स्टूडेंट हैज टू गिव मी देयर ओन स्ट्रैटेजी बाय संडे। ओके, तो संडे तक सब लोग अपनी अपनी स्ट्रैटेजी जो है या तो मुझे व्हाट्सएप कर देना या तो इन पेपर मुझे दिखा देना। तो आई विल सी ना कि तुम कहाँ पे बहुत ज़्यादा लिबरल हो रहे हो अपने आप को लेके। तुम अगर 6 घंटे सो सकते हो तो तुम जानबूझ के 8 घंटे सो रहे हो। तो ये सारी चीज़ों पे मैं ध्यान रखूंगी कि कहाँ पे चीज़ें आपकी वो आप गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। अब ऐसा रूटीन भी नहीं चाहिए कि आई विल 24 घंटे का है और आई विल स्लीप फॉर ओनली 4 आवर्स, ये भी नहीं करना है, बिकॉज यू आर अ ह्यूमन बीइंग। अब मैं ये नहीं चाहती हूँ कि अपने आप को टॉर्चर कर लो, एकदम पागल हो जाओ, ये भी नहीं करना है। हैव अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच इन योर एग्जाम्स। तो अगर आप सो रहे हो तो ठीक है, 6 आवर्स इज इनफ, बहुत ज़्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है। तो उस हिसाब से आपको रूटीन बनाना है। हर किसी के रूटीन में रिफ्रेशमेंट टाइम भी होना चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं 4 बजे 20 घंटे में पढ़ूंगा और 4 घंटे में सो जाऊंगा, ये भी नहीं करना है। हैव अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच। अपना एक रिफ्रेशमेंट का भी टाइम होना चाहिए। हर किसी का रिफ्रेश होने का तरीका अलग है। किसी से फ़ोन पे बात करनी, फ़ोन होकर रिफ्रेश करना है, वो कर सकते हो। वॉक करना है, जो भी करना है वो तुम्हारी अपनी कॉल है। तो
रिफ्रेशमेंट का भी आपको आधे से 1 घंटा रखना है, अपने हिसाब से रिफ्रेश भी होना है, और एक बैलेंस्ड अप्रोच जिसकी दिखेगी दैट विल बी मोर अप्रिशिएटेड। बहुत ज़्यादा हार्श अप्रोच मुझे नहीं चाहिए, लेकिन एक बैलेंस्ड अप्रोच हो कि सब्जेक्ट को कितना देना है। अब माइनर है, माइनर के लिए आपने कहा कि मैं 40 डेज जो है वो सारे जो माइनर और लोकल लॉज है वो मैं कवर कर लूँगा, ये बैलेंस्ड अप्रोच नहीं है, ठीक है। तो माइनर अगर आप लॉस कर रहे हो तो 1 से 2 दिन, एक सब्जेक्ट को 1 से 2 दिन, 1 से 2 दिन ऐसे ऐसे आपको कवर करना है। 3 दिन में आपने बना लिया कि 3 दिन में आपने बना लिया कि आप 2 माइनर लॉस खत्म करेंगे, या सबसे अच्छी अप्रोच ये होती है कि 1 माइनर और 1 मेजर, ठीक है। तो जब तक आप 1 मेजर कंप्लीट करेंगे 5 माइनर आपको कंप्लीट कर लेने हैं, 5 नहीं तो चलो 3 माइनर जो है वो कंप्लीट कर लेने, क्योंकि अब ऐसा नहीं हो सकता ना, आप सीआरपीसी रिवाइज कर रहे हैं, आपका मन लगने लगा सीआरपीसी में, लेकिन आपका शेड्यूल तो कहता है आपको माइनर पढ़ना है, तो किताब बंद कर दी फिर आपने माइनर पढ़ने लगे, ये नहीं करना है। अगर आपको सीआरपीसी में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप 2 दिन वही पढ़ लीजिए, लास्ट के 1 दिन आप माइनर कवर कर लीजिए, तो दैट इज योर कॉल, I'm not interfering with that. So this will be your strategy, and आप सबको मुझे ये चीज़ कब दिखानी है? By Sunday. WhatsApp कर दो, मेल कर दो, या पेपर में दिखा दो, there is no problem. Okay, so everybody is up for it. चलिए, let us start with our subject TPA.